इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तहरीरी फैसले में सजा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जबकि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बावजूद साइफर केस में गिरफ्तारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई में रुकावट बन गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 अगस्त तक जेल में रखने का हुक्म सामने आया है। स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को साइफर केस में पेश करने का हुक्म दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होने पर अपने रद्दअमल में कहा है कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया है। मजीद कहा कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि फ़ैसले का सबको पहले से पता होना, निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए चीफ जस्टिस खुद मॉनिटरिंग जज बन गए। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सज़ा मुअत्तली के फैसले का खैर मकदम किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया है। अब तोशाखाना केस इस जज के सामने नहीं जाना चाहिए जिसने मिस ट्रायल किया। जी देखिए, इंसाफ का तकाजा पूरा किया है हाई कोर्ट ने। जो निचला जज साहब थे, ट्रायल जज, उन्होंने इमरान खान साहब को ये इजाजत ही नहीं दी कि अपनी डिफेंस में वो गवाह पेश कर सके, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप डिफेंस की इजाजत ही ना दें एक एक्यूज्ड को। इससे बड़ा मिस ट्रायल तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब अगर इतना बड़ा मिस ट्रायल हो गया एक जज से तो प्रोप्राइटी तो यही डिमांड करती है कि अब मुख्तलिफ जज साहब के सामने पेश किया जाए। वैसे भी मेरा ख्याल है दिलावर साहब जो हैं बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। मैं कहूंगा कि अब केस वापस जा ही नहीं सकता उन जज साहब के सामने जिन्होंने मिस ट्रायल की। जहाँ तक ताल्लुक है किसी जज के ऊपर इल्जाम लगाने का, मैंने कभी नहीं लगाया, ना मैं लगाऊंगा। मैं खाली जजमेंट पे इल्जाम लगाता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी कल आदम करार देने और गिरफ्तार न करने के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, कब तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? जी, एहतसाब अदालत में आज चौधरी परवेज इलाही को रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया और नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया है और अदालत में ग्राउंड्स पेश की गई हैं जिसमें कहा गया है कि परवेज इलाही से मजीद तफ्तीश की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उनके अकाउंट्स में कुछ ऐसे पैसे आए जिसके मुतालिक परवेज इलाही नहीं बता रहे। 120 मिलियन रुपए की भी एक ट्रांजैक्शन का जिक्र हुआ, जिसके बाद परवेज इलाही के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसके तहत उन्हें जो केसेस हैं, जो ब्लाइंड इंक्वायरीज हैं, उसमें भी गिरफ्तार करने से रोका गया था और ये इंक्वायरी जो नैब ने शुरू की ये 1 जून को की गई है। इसलिए परवेज इलाही, जो अमजद परवेज हैं उनके वकील, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी को अदालत गैर कानूनी करार दे और 120 मिलियन जिन रुपयों की बात हो रही है वो परवेज इलाही के अकाउंट में चौधरी शुजात ने ट्रांसफर किए थे, जो उनकी शेयर्स की कीमत थी जो परवेज इलाही के थे। अदालत ने दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है जो कुछ देर के बाद सुना दिया जाएगा। शुक्रिया शाहिद तफसीलात के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आ रही है। PSX 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसके बाद PSX 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद 1 रुपये 1 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर की इंटरबैंक कीमत 303 रुपये हो गई है। ई कैप के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपये महंगा होने के बाद 318 रुपये का है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपये में दस्तयाब है।
FPCCI के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। देखिए, ये हमने बात, ये एक्चुअली एक अलग इशू है, मैं इसके ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। डिवैल्यूएशन जो है वो जब तक कंट्रोल नहीं होगी ना हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ना किसी कोई कहीं हम स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये इसको जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाते ये प्रॉब्लम तो रहेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई लाया अमल अभी तक प्रॉपर नहीं दिया। हम बार बार उनसे ये कहते रहे हैं कि इसके लिए जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो रेमिटेंस करते हैं उनके लिए एक नई पॉलिसी लेके आए और वो भेजेंगे। उस हिसाब से हमारी रेमिटेंस अगर बेहतर हो जाती है तो हम तब इसको कंट्रोल कर पाएंगे। फिर नंबर 2 बात कि बैंक्स जो ना उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे जो प्रॉफिट मेकिंग जो हो रही है ना वो बैंक्स कर रहे हैं, इसको इसका फायदा उठा रहे हैं और वो जानबूझ के इस तरह क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा डॉलर यहाँ से जो स्मगल होके जा रहा है उसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। फिर ये सारे ये उसके मुख्तलिफ मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्ती के साथ हम कराना पड़ेगा कि जितने भी हमारे हैं मनी चेंजर्स हैं उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा जो हम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। नेक्स्ट जी सर, ये बताइएगा कि अगर टैक्स चोरी की बात हो तो बिजनेस कम्युनिटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर बात आए बिजली चोरी की तो वहाँ पर भी कहा जाता है कि सनअतकार, बिजनेसमैन, छोटे दुकानदार चोर है। तो सर, क्या बिजनेस कम्युनिटी उन चोरों को जो इनके साथ मुलव्वस हैं सरकारी अफसरान उनको एक्सपोज करने में क्या किरदार है? पहली बात तो ये कि इसमें 86% जो है ना वो घरेलू सार्फिन है आपके। पहले तो इसको छोड़े। मैं दूसरी बात, आप कहते हैं जी चोरी वहाँ पे अपना बिजनेसमैन करते हैं, दूसरे करते हैं। मुझे एक बात बताएं, कोई बिजनेसमैन अपने पास किस तरीके से चोरी कर सकता है जब तक आपका महकमा उसके साथ इसमें इन्वॉल्व ना हो? तो आज तक किस महकमे किस अफसर को आपने फांसी पर लटकाया या किसको आपने किया है? तो ये तो जब तक हम सख्त किस्म का नहीं बनाएंगे, कानून बनाएंगे और उनको सजाएं नहीं देंगे, ये काम कभी रुकने वाला नहीं। जी सर, नेक्स्ट। ये आपकी सारी सुनी 3 चीजें मैं जो अपने प्रॉब्लम के पूरा पाकिस्तान खाना बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के जिम्मेदार कौन है वो भी उजाला पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल से करता है। हम FPCCI के यहाँ पे आए हैं, हम समझते थे कि आप कुछ एक फार्मूला दें तो हल दें, ये है कि FPCCI को रेगुलेशन दे दें और आर्मी की जो है किसी बेटी की इबादत कर रहे हैं तो हमेशा बेहतर हो जाएगी। कोई फार्मूला बताएं कि जिससे पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। मुझे मैं यही 2 चीजें देखिए, मैं आपको बता रहा, ये वैस हमने बात की थी कि आपका जो भी आपकी कमेटी बनती है जो इसके ऊपर फाइनल अथॉरिटी बनती है उसमें साथ FPCCI का नुमाइंदा एक शामिल किया जाए, क्योंकि हम बेहतर तौर पे दे सकते हैं। हमें ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं और किस वजह से सारी चीजें हो रही हैं और कौन कौन सा बंदा इसमें सरकार का इन्वॉल्व है और कौन कौन सी महकमा इसमें इन्वॉल्व है और कौन कौन इसमें किस तरीके से इसको चला के लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा गवर्नमेंट के कानों पे जो भी नहीं रेंगेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे हम इसको नहीं करवा सकेंगे। हमने फेडरेशन में ये किया कि हमने इसके ऊपर पूरी एक वर्किंग की है। हमने एनर्जी के ऊपर एक पूरी अपनी रिसर्च पेपर हमने शाया किया है और रिसर्च पेपर शाया करके हमने तमाम अपनी जो हमारी एम्बेसीज है, तमाम हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उन सबको हमने भिजवाया है। तो बुलाएं, उसके ऊपर काम करें। यही चीज जिसका हम रोना रो रहे हैं वो सारा उसके हल उसमें दिया हमने। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक गवर्नमेंट हमें इसमें पूरी तरह अपने साथ नहीं बैठाएगी, हमारे साथ मिलकर फैसले नहीं करेगी, ये हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। ताकत में हम नहीं मांग रहे भाई, ये मुशावरत, हम तो मुशावरत की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिक्टेट करता है हुकूमतों के ऊपर। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर जो है, जो बिजनेस कमेटी है, वो मुद्दे कर दिया कि हमें कमेटियों में शामिल कर रहे हैं। देखिए मैं इसका हम बहुत सख्ती से कोशिश करेंगे कि हर जेल में
ایٹ لیسٹ میں اپنے ٹینور میں کیمرہ CCTV کا کام شروع کروا دیں تاکہ ہم اس کو کر سکیں. پھر ہم 24 جو ہیں پریزن آفیسرز کو ہم نے سینڈ کے ٹریننگ کے لیے USA بھیجا ہے. وہاں سے وہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں, وہ ٹریننگ اسکول میں جاتے ہیں, وہاں پر باقی ہم اسٹاف بھیجتے ہیں, ان کو ٹرین کرتا ہے. تو گریجولی اس طرح سب کو ٹریننگ مل جاتی ہے. ڈیولپمنٹ اسکیم ہمارے نئے جتنے بیرکس بنا رہے ہیں, اس کے بعد باؤنڈری وال بن رہی ہیں, ڈرینیج سسٹم بنا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں تاکہ آگے اس کو امپروو کیا جا سکے. تو میں نے موٹے موٹے بات بتائی ہے, لیکن ابھی میں دوبارہ وزٹ کروں گا انشاءاللہ. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ود ہماری اچھی ٹیم کے ساتھ لے کے اگر کچھ چینجز بھی کرنی پڑتی ہیں بریدن میں وہ ضرور کریں گے. نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ. 1253 جو ہم نے لیے ہیں یہ سارے وہاں سے نیسپک سے ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے, پاکستان ٹیسٹنگ سروس سے, وہاں سے ہو کے پھر انٹرویو میں جس میں 5000 تھے جس میں 1253 کو رکھا گیا ہے, باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کچھ سفارشی لوگ بھی تھے, ڈیفینیٹ لیٹ می ٹیل یو, جس نے 70% نمبر لیے تھے. جب ان کو انٹرویو میں دیکھا تو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو یہ چیزیں ہمیں اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں آپ کا کوئی سوالات ہے مجھے بتائیے. یہ بتائیے گا کہ جیل ایک الگ دنیا ہے, جو آپ کی جو باہر کی جو سندھ پولیس ہے الگ ہے, جیل الگ ہے. جیل کے اندر ہونے والی بہت ساری چیزیں باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ چلتی. جیل کی کئی ایسی پوسٹ ہے جس کے اندر فار ایگزامپل سنیل شاہ جیسے لوگ ہیں, 29 سے 30 ایسے جو غیر قانونی طور پر ان کو پروموٹ کیا گیا. یہ کئی عدالتوں میں بھی گئے, عدالتوں نے ان کو ریجیکٹ کیا, ابھی بھی غیر قانونی طور پر اپنی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ وزیر کے قریبی تھے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ایک تو یقین کریں کہ میرٹ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا. میں نے بڑی کلیئر بات کیا, جی سب کو بتائیے, سیکٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, کہ کسی کو بھی آؤٹ آف میرٹ پروموشن نہیں ہوتی. کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں. میں نے ان کو کہا کہ ابھی جن کی پروموشن ڈیو ہے میرے دیوک والے, کیونکہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے, پولیٹیکل عزائم نہیں ہے, وی ول گو فار اونلی میرٹ. ہمارا آرمی کا سسٹم بھی اس لیے چلتا ہے کہ وہاں پر ٹوٹل میرٹ ہے. میں آپ کو یقین کریں, ہمارے ملٹری میں ISSB میں اگر میرا بیٹا جاتا ہے ISSB میں اور ایک سپاہی کا بیٹا جاتا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ سپاہی کا بیٹا سلیکٹ ہو جائے گا لیکن ہمارے سینئر آفیسر کے بیٹے سلیکٹ نہیں ہوتے. اتنا سخت میرٹ ہے. تو جہاں پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے وہاں پر آپ کے یہ گرائی بندی نہیں ہے, نیپوٹزم نہیں ہے, فیوریٹزم نہیں ہے, وہاں یہ پرابلم. تو آئی تھنک اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جیلوں میں بے انتہا قیدی ہونے کے بعد, گنجائش سے زیادہ قیدی ہونے کے باعث نئے جیل بننے کا پروپوزل تھا, پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا. اب آنے والے وقت میں آپ کوشش کریں گے نئے جیل بننے میں کیا؟ دیکھیں, جیل جس طرح آپ کے 10 بیرک بن رہی ہیں لانڈی جیل, ٹھیک ہے, 5 کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب میں نے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 5 کو ہم کمپلیٹ کر لیں, بجائے اس کے 10 کو بناتے رہیں. 5 کمپلیٹ کریں گے, لوگوں کو شفٹ کریں گے, پھر اس کے بعد باقیوں میں گئے تک گریجول طریقے سے کریں. یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ فنڈس کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے لاسٹ ایئر جو ہوئی ہیں اس سے بھی یہ کام رک گیا. اچھا برگیڈیئر صاحب, کراچی سینٹرل جیل آبادی کے بالکل درمیان میں آ گئی شکایت, اور یہ کافی عرصے سے پروجیکٹ تھا کہ اس کو کہیں باہر منتقل کیا جائے گا. ایک تو یہ بتا دیں اس پر کوئی عمل ہوگا. دوسرا, کافی عرصے سے ایک جو جیل میں تعینات کانسٹیبل سے لے کر افسران تک ان کا معاملہ ہے کہ پنجاب کے برابر ان سے وعدہ کیا گیا کہ پنجاب کے برابر ان کی سیلریز کر دی جائیں گی, لیکن یہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں جہاں پہلے. اب دیکھیں, یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ محکمے کو خود کیس چیک اپ کرنا چاہیے. ابھی آپ کریں سر, وہ کتنا ڈفرینس ہے. یہ ہم جو اس کے پروویژن میں ہم یہ کھٹا میں جو نئی جیل کا کر رہے ہیں, کھٹا کراچی سے قریب ہی ہے, تو وہ جو 1000 قیدیوں کا ہم نے جو زمین لے نہیں بات کریں سیلریز کی, ڈفرینس پنجاب کا ہمارا ڈفرینس ہے. ابھی جو پریزنٹ کانسٹیبل تھے وہ 5 گریڈ میں تھے, اس حکومت نے وہ اب 7 گریڈ میں آ گئے ہیں. اب بالکل 7 گریڈ کی تنخواہ جو پنجاب کی ہے وہی لے رہے ہیں. آہستہ آہستہ اوور آل جو میں نے ابھی بریفنگ لی تھی اس میں یہ ہے کہ پنجاب کے اعتبار کر دیا گیا